हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है रेशों से वस्त्र तक। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही है उसे छांटकर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, ऊन धारण करने वाले जंतु हैं। विकल्प है ऊंट या याक, एल्पेका तथा लामा, अंगोरा बकरी तथा कश्मीरी बकरी, उपयुक्त सभी। तो ऊन धारण करने वाले कौन कौन से जंतु हैं? तो ये सभी हैं। तो हम उपयुक्त सभी का निशान लगा देंगे। अगला है प्रश्न ख नंबर, भेड़ तथा रेशम कीट होते हैं। विकल्प है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या अपमार्जक। जो होता है भेड़ तथा रेशम कीट, ये दोनों शाकाहारी होते हैं। तो हम निशान लगा देंगे सही का शाकाहारी। अगला प्रश्न है, भेड़ के रेशों की चिकनाई धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया कहलाती है। विकल्प है अभिमार्जन, संसाधन, रीलिंग या कटाई तथा छटाई। तो जो हम भेड़ों की रेशों की चिकनाई होती है, जो धूल और गर्त निकाला जाता है, तो उन प्रक्रियाओं को हम अभिमार्जन बोलते हैं। तो हम निशान लगा देंगे अभिमार्जन पर सही का। अगला प्रश्न है, रेशम है। विकल्प है मानव निर्मित रेशे, पादप रेशे, जंतु रेशे या उपयुक्त सभी। तो जो रेशम है वो जंतु रेशे हैं। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय यहाँ पर रिक्त स्थान से प्राप्त किए जाते हैं। तो पालतू भेड़ों के त्वचीय यानी कि उनके बालों से, उनका जो बाल होता है उसे समय समय पर काटा जाता है और उसे साफ किया जाता है, उसे ऊन बनाया जाता है। तो पालतू भेड़ों के त्वचीय बालों से हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे, बालों। अगला है, ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की, यहाँ पर रिक्त स्थान है, का कार्य करती है। तो जो ऊन के रेशों होती हैं उनके बीच वायु रुक जाती है, जो कि ऊष्मा की कुचालक का कार्य करती है। तो हम यहाँ पर भरेंगे कुचालक। अगला है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाता है। तो यह प्रश्न इससे भी कह सकते हैं कि रेशम कीट पालन विज्ञान किसे कहते हैं? तो सेरीकल्चर। हम यहाँ पर भरेंगे सेरीकल्चर। अगला है, प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी संरचना यहाँ पर रिक्त स्थान कहलाती है। तो उसे हम कोया या कोकून बोलते हैं, जो प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित होती है। अगला है, रेशम उद्योग के कारीगर यहाँ पर रिक्त स्थान नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। तो कौन सा जीवाणु होता है? तो एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न है तीसरा, सही कथन के आगे सही व गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं, ये सही है। अगला प्रश्न ख नंबर है, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ के बालों को जाड़े के मौसम में काटा जाता है, ये गलत है। जाड़े के मौसम में भेड़ों के बाल नहीं काटे जाते हैं। क्यों नहीं काटे जाते हैं? जिस प्रकार ठंड के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं, उसी प्रकार भेड़ का बाल भी स्वेटर के कारण कार्य करता है, इसलिए उनका जाड़े के मौसम में बाल नहीं काटा जाता है। इसमें बोला है काटा जाता है, इसलिए गलत है। अगला है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों की चयन की प्रक्रिया
वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ये सही है। जो भेड़ें अच्छी नस्ल की होती हैं उनमें प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्णात्मक प्रजनन। अगला प्रश्न है, सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। ये भी सही है। जब हम ऊन बनाने की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कोकून को उबालते हैं किसमें, पानी में डाला जाता है। अगला है प्रश्न, रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं। ये गलत है। अगला प्रश्न है, चौथा स्तंभ क में दिए गए वाक्यों को स्तंभ ख से वाक्यों से मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, अभिमार्जन जो कि काटी गई उनकी सफाई, कोकून वो रेशम के रेशों से उत्पन्न होती है, याक इसका मिलान कर देंगे ऊन देने वाला जंतु, शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन होती हैं, रेलिंग रेशम के रेशे का संसाधन। अगला प्रश्न है पांचवा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं के नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशों को ऊन कहा जाता है। अगला है, ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, भाखरवाल, रामपुर बुशायर, नाली, लोही, मारवाड़ी और पाटनवाड़, ये सब भारतीय नस्ल की भेड़ें हैं। अगला है, वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती हैं। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। नस्ल भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। यानी जो भेड़ें अच्छी नस्ल की होती हैं, जिनके शरीर पर घने बाल पाए जाते हैं, जो कि घने बाल रहेंगे तो अच्छी ऊन की होगी, और अच्छी ऊन होगी तो अच्छी गुणवत्ता होगी, जिस कारण वो प्रजनन की क्रिया के लिए उन्हें चयन करते हैं और इस प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। अगला है, जाड़ों में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, जो ऊष्मा के कुचालक की भांति कार्य करने लगती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर होता है और ठंड नहीं लगती है, जिसके कारण जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है। अगला प्रश्न है, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के कोकून को उबलते पानी में डालना क्यों आवश्यक होता है? कारण दीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि हम आगे चल के पढ़ेंगे क्यों डाला जाता है पानी में इसको, क्योंकि वो चिपचिपा होता है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने के पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें उबलते पानी में 95 डिग्री सेल्सियस से 97 डिग्री सेल्सियस तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं। अगला है प्रश्न छठवां, रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखे हैं रेशम का नाम, तसर रेशम, मुगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि। अगला है प्रश्न सातवां, ऊन तथा रेशम के दो दो उपयोग लिखिए। तो ऊन के उपयोग हो जाएंगे ऊनी वस्त्र बनाना, दूसरा कंबल बनाना, और रेशम के दो उपयोग रेशम वस्त्र बनाना, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाना।
अगला प्रश्न है 8वां, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के लिए विभिन्न चरणों को क्रमानुसार वर्णित कीजिए। तो ऊन को जब हम रेशों को ऊन में संसाधित करते हैं तो क्या क्या क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से चरण करते हैं, उनको लिखना है। चरण 1 जो कि कटाई है। भेड़ों के बालों की कटाई मशीनों द्वारा भेड़ों के बालों की कटाई की जाती है, जो सामान्यतः गर्मी के मौसम में होता है। हमने बताया क्यों होता है, क्योंकि ठंड के मौसम में काट दिया जाएगा उनका बाल तो उन्हें भी ठंड लगेगी, इसलिए ज़्यादातर गर्मी के मौसम में काटा जाता है। और चरण 2 है अभिमार्जन। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। चरण 3 है छटाई। अभिमार्जन के बाद रेशों की छटाई होती है, जिससे अच्छे रोएदार रेशों को उसकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। चरण 4 है कताई। छटाई के बाद रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। चरण 5वां है रंगाई। भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरी अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। दूसरे रंगों को प्राप्त करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। जैसा कि आप अपने घरों में देखे होंगे, लाल, पीले, हरे रेशे होंगे, यानी धागे होंगे, ये बोल सकते हैं हम। लेकिन भेड़ तो सिर्फ काले या सफ़ेद भूरे होते हैं, इसलिए उन पर रंग चढ़ाया जाता है। चरण 6वां है ऊनी धागा बनाना। रंगाई के बाद इन रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उनसे ऊनी धागा बनाया जाता है। अगला है 9 नंबर, रेशम कीट के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, रुकिए हम इसको पूरा देखने के लिए छोटा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अंडा है, उसके बाद क्या बना, लार्वा, जिसे हम इल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद कोया या कोकून, उसके बाद एक वयस्क रेशम कीट प्राप्त हुआ हमें। चलिए इसकी क्रियाओं को समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या है, अंडा है। मादा कीट शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडे देती हैं। अंडे कुछ दिनों में लार्वा में बदल जाती हैं। अब हम देखेंगे लार्वा। यह पेड़ की कोमल पत्तियों को खाती हैं। इनमें एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं, जिससे महीन लचदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। तीसरा कोकून, जिसे हम कोया भी बोलते हैं। लार्वा अपने चारों ओर रसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने पर सूखकर रेशम के रेशों में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। इस सफ़ेद गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। चौथा, वयस्क कीट। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।